जिस स्कूल में मैंने 12th पास की थी उसी में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई। और मैं ज्वाइन करने के लिए जिस दिन गई, वहां पर मेरे टीचर्स थे, बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा कि बेटा आप कोई सर्टिफिकेट लेने आए हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं ज्वाइन करने आई हूँ। दिल्ली का टॉप बच्चा, रिसेटलमेंट कॉलोनी में से एक बच्चे ने मेरे टाइम में दिल्ली टॉप किया था ह्यूमैनिटीज में। दीक्षा लड़की थी, 97.6% उसके मार्क्स आए। तो बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि हमारे आप जैसे घरों में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी फैसिलिटी होती हैं। हम खुद पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने में स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में और उन बच्चों का घर का वातावरण, अपनी सोच हमें सकारात्मक रखनी चाहिए। हम किसी भी चीज से निराश ना हो। देखिए, एक दिन में किसी को भी सफलता नहीं मिलती है। सफलता में धैर्य रखना सबसे बड़ी बात है। नमस्कार। मेरा नाम सुशील ग्रोवर है और वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको जिस महिला से मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने अपने कार्यकाल में काफ़ी सारी ख्यातियां प्राप्त की हैं। उनकी अगर मैं ख्यातियां आपको गिनवाने लगूं तो बहुत सारा समय निकल जाएगा, लेकिन कुछ ना कुछ ख्यातियां मैं ज़रूर आपको बताऊंगा उनके बारे में। इन्होंने शिक्षा जगत में विभिन्न पदों पर कार्य करने में अपने 40 वर्ष का समय लगाया। 40 वर्षों से ये शिक्षा जगत में कार्य कर रही हैं और इन्होंने अपना करियर जो है शिक्षा अधिकारी के रूप में स्टार्ट किया और इसमें फिर इन्होंने प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल के रूप में और फिर डेप्यूटी एजुकेशन डायरेक्टर के रूप में इन्होंने जो है रिटायर हुए ये। और इनकी जो खूबियां जो हैं बहुत सारी, देश विदेश में इन्होंने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम अटेंड भी किए हैं और साथ में प्रशिक्षण दिया भी है। इन्होंने काफी पुरस्कार भी जीते हैं और वो पुरस्कार पुरस्कार कम से कम नहीं, मैं कहूँ तो 15-20 पुरस्कार तो हैं ही हैं, लेकिन मैं कुछ एक पुरस्कारों का यहाँ पे जिक्र जरूर करूंगा। जैसे कि हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ग्रामीण स्वाभिमान पुरस्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार, राष्ट्रीय विश्व मानव अधिकार पुरस्कार, सर्वोत्तम शिक्षिका और सर्वोत्तम प्रधानाचार्य का पुरस्कार और दिल्ली राज्य पुरस्कार। और आप पत्र पत्रिकाओं में भी अपना लेखन कार्य करती रहती हैं। और आज आपको मिलवाते हैं डॉक्टर प्रकाशी छिल्लर से। तो प्रकाशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में। नमस्कार सभी को। शुभ दोपहर। आप सबका दिन शुभ हो। शरद ऋतु के इस त्योहारीय मौसम में आप सबको मैं हृदय की पुष्पमालाओं से आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सबका जीवन सदैव कुशलमय रहे, प्रभु से मेरी यही कामना है। मेरा सौभाग्य है, मेरे समक्ष आज एक ऐसी महान हस्ती हैं जिनका शब्दों में प्रतिभा का मैं वर्णन नहीं कर पाऊंगी। कुछ थोड़ी सी बातें हैं। डॉक्टर सुशील ग्रोवर जी, जो इस कार्यक्रम के संचालक भी हैं, मार्गदर्शक हैं, ये बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। ये एक लीडरशिप कोच हैं। व्यवहारिकता, इमोशनल इंटेलिजेंसी, होलिस्टिक अप्रोच, रिलेशनशिप एंड फाइनेंसेस जैसे क्षेत्रों में इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण और मजबूत पकड़ बनाकर रखी है। इनका मुख्य उद्देश्य है समाज सुधार व संबंधों में प्रगाढ़ता लाना। आधुनिक युग की मुख्य समस्या है आजकल, जो युवा वर्ग में विशेषकर फैली हुई है, वैवाहिक मतभेद। बहुत ही अच्छे ढंग से ये उसमें मध्यस्थता का काम करते हैं और बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं इन्होंने, बहुत सारे परिवारों को जोड़ा है। इसके लिए मैं विशेष रूप से इनको साधुवाद देती हूँ। इनका यूट्यूब चैनल है दैट फिल्मी प्रोफेसर के नाम से, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्किल उसमें ये सिखाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और सबसे बड़ी बात, ये लेखक भी हैं। बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं में इनके लेख आते हैं। और इनकी पुस्तक है टॉक टू विन, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। और हिंदी अनुवाद भी है उसका, संवाद की सफलता। बहुत ही आकर्षक नाम है सर, क्योंकि आजकल संवादहीनता
समाज में सबसे बड़ी एक समस्या बन गई है। और ये जो पुस्तक है इनकी, ये जीने की कला सिखाती है। ऐसे जीवन सूत्र हैं जिनको हम सबको पढ़ना चाहिए और अपने जीवन में लागू भी करना चाहिए। तो ये इनका एक छोटा सा परिचय है जो कि जीवन में परिवर्तन ला सकता है और सफलता का सूचक है। बहुत आज के बहुत इस धन्यवाद कार्यक्रम को डॉक्टर स्टार्ट करते हैं। प्रकाशी जी। आपने आज का, हम दर्शकों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आज का जो हमारा विषय है जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, वो विषय भी बहुत ही आज का, मैं कहूंगा कि आज के दौर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास बढ़ाने के आसान तरीके, सफलता का आधार। यानी कि अगर आपका आत्मविश्वास अगर आप में है तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो डॉक्टर प्रकाश जी, आपसे शुरू करने से पहले, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने एज ए डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली सरकार में जो है आप रिटायर हुई, तो इस लेवल पर पहुंचने तक महिला होने के नाते कुछ एक आप घटनाएं अपने जीवन की बताइए, बचपन से लेके आज तक की, जो आपको लगता है कि उन घटनाओं ने आपको मदद की है कि आप इस लेवल पे पहुंच सकी, और या जो चैलेंजेस आपकी जिंदगी में आए जिनको आपने ओवरकम करके इस लेवल पे आज की डेट में पहुंचे। धन्यवाद सर। आत्मविश्वास शब्द अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्द है। आत्मविश्वास, जिसका मैंने साधारण रूप से सबको पता है कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंट, लेकिन वो आता कहाँ से है? सबसे पहले स्व की प्रक्रिया, जो अपने ऊपर हम विश्वास करें, आई कैन डू। बस मैंने जिंदगी में सर सबसे बड़ी यही चीज रखी है कि मैं, कोई भी काम होता है उसको चुनौती के रूप में लेती हूँ कि ये मुझे करना है। बड़े साधारण परिवार से हूँ मैं। मेरे पिताजी आर्मी में थे, लेकिन वो 4-5 साल ही उन्होंने जॉब की थी। उसके बाद वो बीमार हो गए थे और कंपल्सरी रिटायरमेंट पे आ गए थे। मेरी माताजी एक साधारण गृहिणी थी, बहुत काम करती थी। जमींदार परिवार था, बहुत खेती बाड़ी थी, तो बहुत काम किया है मेरे परिवार में। हम बहन भाई सारे पढ़े लिखे हैं सारे। बड़े भैया ने बहुत काम किया, हायर सेकेंडरी पास करके उन्होंने आईटीआई की, लेकिन हमारे पास जमीनें काफी थी, उन्होंने माँ के साथ खेती का काम संभाला। भैया सारे मेरे अच्छे ऑफिसर रहे, एक्सीएन रहे हैं, एक वो रिटायर हो गए हैं, एक जीएम रहे हैं पीएनबी में, वो रिटायर हो गए हैं। छोटे भैया सब इंस्पेक्टर हैं, मेरे से बड़ी बहनें हैं दोनों, वो एचएम रही हैं, दोनों रिटायर हो गए हैं। छोटी बहन लॉयर है। और मेरी ससुराल पक्ष भी बहुत अच्छा रहा है। उसमें मेरे फादर इन लॉ भी पुलिस में, डिपार्टमेंट में थे। 4 भाई हैं ये, और सभी पहले पुलिस में थे। मेरे हस्बैंड ने वीआरएस लेकर अपना काम संभाला यहाँ पर, गुड़गांव में प्रॉपर्टी का हमारा काम है। सिस्टर इन लॉ भी मेरी टीचर हैं, रही हैं। तो अच्छी फैमिली रही है। प्रभु की कृपा से बच्चे, मेरे 2 बेटे हैं मेरे पास, दोनों विवाहित हैं। बड़ा बेटा एयर इंडिया में पायलट है, सीनियर पायलट। और बहू जो है बड़े वाली, वो फैशन डिजाइनर है। छोटा बेटा और बहू दोनों डॉक्टर हैं। ये साधारण परिवार है। मेरी शिक्षा गवर्नमेंट स्कूल की रही है, और गवर्नमेंट स्कूल भी गांव में, मैं नाना नानी के पास रहती थी कुतुबगढ़ में, दिल्ली में। और स्कूल भी हमारे, कहते हैं कि वो चौपाल में पढ़ते थे हम उस टाइम। और फिर हमारा टेंट लगे होते थे, वो स्कूल हमारा सेकेंडरी स्कूल बना था जब हम 8th में थे। तो उस स्कूल में पढ़ाई करके जब टीचर्स को मैं देखती थी, तो मेरे मन में उस टाइम, तो छोटे थे, यही लगता था कि मुझे टीचर बनना है। और घर में बच्चे गुड्डे गुड़िया खेलते हैं, मैं अपने पड़ोस की जो बच्चे होते थे, मैं नाना नानी के पास रहती थी, किसी के घर ज्यादा नहीं जाते थे। मेरे घर, मेरा काफी बड़ा घर था, मैं और मेरे से बड़ा भाई हम वहां रहते थे। तो नानी कहती थी यहीं खेल लेंगे छुट्टी वाले दिन। मैं टीचर बनती थी हर समय, और वो बच्चे, और उनको उस टाइम जैसे हमारे टीचर पढ़ाते थे, नानी ही बताती थी, मैं तो बहुत छोटी थी, कि बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे टीचर ही खड़ी है। उसके बाद सर जैसे जैसे बड़े होते गए, देखते थे अपने चारों तरफ। मैं जिस स्कूल में मैंने 12th पास की थी, उसी में मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट हुई। और मैं ज्वाइन करने के लिए जिस दिन गई,
वहां पर मेरे टीचर्स थे, बड़े खुश हुए। उन्होंने पूछा कि बेटा आप कोई सर्टिफिकेट लेने आए हैं? मैंने कहा नहीं सर, मैं ज्वाइन करने आई हूँ। क्योंकि 4 साल बाद ही मैंने ज्वाइन किया, एकदम बीए बीएड के बाद ही, और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही टीजीटी में सिलेक्शन हो गया था। और मुझे लगता है मेरे गुरुजी जो थे, उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था वो सब क्लासेस में लेके गए थे। लोकल स्कूल था हमारा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल दरियापुर कला। और कहते हैं कि ये देखो हमारी प्रकाश बेटी को, ये कितना अच्छा इनका जीवन है, इन्होंने कितनी पढ़ाई की है, ये आज हमारे बराबर में आकर बैठ गई हैं और ये हमारे सिर पर बैठेंगी, ये प्रिंसिपल बनेंगी। उनके वो शब्द मैं कभी नहीं भूलती। हमारे एक आर्या सर थे, एक वालिया सर थे, इंग्लिश पीजीटी और हिंदी पीजीटी। अब वो धुन तो सवार पढ़ाई की स्टार्टिंग से ही थी मुझे, धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते गए और प्रिंसिपल्स को देखती थी तो मन में ये आता था कि मुझे भी बनना है ये। मैंने यूपीएससी का नाम कभी नहीं सुना था। पढ़ाई करते रहे, क्योंकि मैंने तो बीए बीएड के बाद ज्वाइन कर लिया था, फिर एमए किया मैंने, साहित्य रत्न किया, और उसके बाद फिर मैंने पीएचडी किया। यूपीएससी के फॉर्म निकले, हमने भर दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सर मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया। तो ये उन गुरुजी जो मेरे रहे हैं, उनका आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा, आप सभी जैसे लोगों की विशेष थी। और ये आत्मविश्वास की हम बात करें तो आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। ऐसे लिखते रहते थे बैठे, कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाती थी, अपने बच्चों के साथ उनका होमवर्क करवाते हुए, छोटे बच्चे थे तो उस टाइम भी कुछ ना कुछ ऐसे लिखना। और दिमाग में ये चलता था कि जब सब कुछ सब व्यक्ति कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और मैंने पढ़ाई भी की, छोटे बच्चे थे उनका भी पालन पोषण और जॉब भी की। उस टाइम कोई हेल्पिंग हैंड ऐसा नहीं होता, आजकल तो क्रैचेस हैं और आयाज मिल जाती हैं, लेकिन सारा काम अपने आप ही करना। हस्बैंड का सहयोग रहता था, अपना मिलजुल के इस मुकाम तक पहुंचे। और जॉब करने का जो मेरा एरिया रहा है वो कुछ ऐसा रहा है कि मैं ये सोचती थी पहले दिन से ही कि परमात्मा ने मुझे एक शक्ति दी है, उसका मैं सदुपयोग कैसे करूं। बच्चों के बीच में उतर जाना बस, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, कौन टीचर पढ़ाई कर रही है, कौन क्लास में पढ़ा रही है या पीरियड अपने छोड़ रही है, अपने पीरियड में अपना काम करना। एक मैं अपने जीवन की और घटना बताती हूँ। जब मैं पीजीटी थी लेक्चरर, तो मेरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल था, उसमें मेरी प्रिंसिपल ने वीआरएस ले लिया और वाइस प्रिंसिपल डेपुटेशन पे दूसरे स्कूल में चली गई। 150 टीचर्स का स्टाफ था और 4000 बच्चे थे सर। रिसेटलमेंट कॉलोनी थी हमारे यहाँ पर नांगलोई में। मैंने 1 साल तक स्कूल को संभाला। 4 मेरी क्लासेज होती थी, 11th और 12th, उनको मैं जरूर पढ़ा के आती थी कि मेरा मेन काम पढ़ाई करवाना है बच्चों का। और फिर ऑफिशियल वर्क, हमारे डिप्टी डायरेक्टर विजिट पर आए, तब तक तो हमें ये भी नहीं पता, ये था कि ऑफिसर आए हुए हैं ऑफिसर। उन्होंने पूछा कि बेटा आपने किसी अवार्ड के लिए कभी अप्लाई किया? मैंने कहा सर नहीं, मुझे पता ही नहीं है। उन्होंने स्पेशल रिकमेंडेशन पर मुझे इंदिरा अवार्ड दिलवाया और राज्य पुरस्कार, स्टेट अवार्ड, जो हमारा दिल्ली सरकार का सबसे बड़ा होता है। उन्होंने कहा आप अपनी फाइल भेजिए। मैंने कहा सर मुझे नहीं पता कैसे फाइल बनती है। कहते कि आप किसी तरह बनाओ। और कुछ गॉड ग्रेस ऐसी थी कि अपने आप पटरी पर चलती गई रेलगाड़ी और इस मुकाम तक पहुंची। तो और यही मैंने अपने टीचर्स के साथ भी किया सर कि मैं फिर प्रिंसिपल बनकर आई और हर साल मैंने अपने टीचर्स की जो योग्यताएं थी उनको देखा, अपने बच्चों को निखारा। हर एक कंपटीशन में भाग लेते थे मेरे बच्चे। मैं ऑफिस में बुलाकर उनकी रिवीजन जरूर देखती थी कि क्या किया है। इससे टीचर्स को भी एक मैसेज मिलता था कि मैम देखेंगी तो और अच्छा करवाते थे। कोई भी सब्जेक्ट होता था, मैं कहती थी कि लिख के लेके आओ, नहीं कर सकते मेरे पास आ जाओ, मैं अपना टाइम दूंगी। बच्चों में भी ये होता था, प्रिंसिपल मैम सुनेंगी। हमारे चाहे संगीत के प्रोग्राम होते थे, डांस की टीचर कहती मैम एक बार आप आ जाइए संगीत रूम में, उससे बच्चों को बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और सबसे बड़ी बात, मॉर्निंग असेंबली में मैं जरूर जाती थी सर। आधा स्कूल तभी सेट हो जाता था, मॉर्निंग असेंबली में जाकर जो भी एक्टिविटीज होती थी, सारे प्रेयर, राष्ट्रीय गान, पीटी, योगा, जो भी कुछ, उसके बाद मैं 2 मिनट बच्चों से बात करती थी। और फिर टीचर्स का भी डे बाय डे या बच्चों से 2 से 5 मिनट का एक हम स्पीच का अपना प्रोग्राम रखते थे।
फिर पूरे स्कूल का एक राउंड लेना। नर्सरी से 12th तक का था, मैं प्राइमरी के बच्चों को जरूर देख कर आती थी। नहीं तो मोस्टली ये होता है कि 10th 12th पर बोर्ड की क्लासेस पर ध्यान दें, नहीं छोटे बच्चों पर हम। और मेरे बच्चे इतने मेहनती थे, मेंटल मैथ होता है हमारे स्कूल में, उनको ऐसी आदत पड़ गई थी कि करना है हमें। मैं एक दिन गई तो प्रेयर में हम उन छोटे बच्चों को जो इस तरह के कॉम्पिटिशन्स में जाते थे, तो उनको कुछ दिन के लिए प्रेयर में नहीं भेजते कि तैयारी कर लें। मैंने देखा 5th क्लास की लड़की 4th क्लास की लड़की को लेकर अपने आप तैयारी करवाने लग रही थी। उस दिन उसकी टीचर नहीं आई थी। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल है। मैं बच्चों को ये कहती थी कि स्टेज पर हर बच्चे को बोलना है, कुछ भी बोले, वो अपने घर की कोई बात कहे, अपने मम्मी से रिलेटेड, अपने बहन भाइयों से, पापा से, अपनी पढ़ाई से। और सबके लिए खुले द्वार थे, मेरे ऑफिस में कोई भी बच्चा आ सकता है किसी भी काम के लिए। तो इस तरह से मैंने बच्चों में आत्मविश्वास को बढ़ाते हुए देखा है। और दिल्ली का टॉप बच्चा, रिसेटलमेंट कॉलोनी में से एक बच्चे ने मेरे टाइम में दिल्ली टॉप किया था ह्यूमैनिटीज में। दीक्षा लड़की थी, 97.6% उसके मार्क्स आए। तो बहुत बड़ा काम होता है, क्योंकि हमारे आप जैसे घरों में तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सारी फैसिलिटी होती हैं। हम खुद पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे पढ़ने में स्कूल भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में और उन बच्चों का घर का वातावरण। तो प्रकाशी जी, ये बहुत सारी चीजें जो है आपसे चर्चा करके तो लग रहा है कि आपका बचपन से ही आत्मविश्वास बहुत ज्यादा था, कि जिससे आपकी नानी भी ये बोलती थी कि हाँ जी बिल्कुल टीचर ही लग रही है। फिर जैसे हाँ कि जी। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना जो टीजीटी में टीचर भी लग गई, 4 साल में गैप मिलते ही आपको जॉब भी मिल गई, उसके बाद आप यूपीएससी में भी सेलेक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गई। तो ये हाँ। लग रहा है कि आत्मविश्वास आप में बिल्कुल भरपूर था। लेकिन हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे कि जिसमें इसी की कमी है शायद। तो उनके लिए आप क्या एक दो स्टेप्स बताना चाहेंगे कि कदम वो कौन से उठाएं कि जिससे उसमें उनमें भी वही आत्मविश्वास जगे जो आप में था या अब है? सबसे पहले तो मैं दर्शकों को यही बताना चाहूंगी कि अपनी सोच हमें सकारात्मक रखनी चाहिए। हम किसी भी चीज से निराश ना हो। देखिए, एक दिन में किसी को भी सफलता नहीं मिलती है। सफलता में धैर्य रखना सबसे बड़ी बात है। आत्मविश्वास का दूसरा नाम धैर्य है। जब तक हमें अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा, हम पहले ही भी ये करने लग जाएंगे कि अरे कैसे करेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो कर ही नहीं सकती, बहुत टफ है, बहुत टफ है। कुछ लोगों की क्या आदत होती है, थोड़ी सी बात को ऐसा बढ़ा चढ़ा कर प्रेजेंट कर देते हैं, सिलेबस है, इतना सिलेबस है, कैसे करवाएंगे, बच्चे कैसे करेंगे। नहीं, मैं यही कहती हूँ, मैं घर में भी, अपने घर में भी यही मेरा, अपने बहुओं के साथ बहुत अच्छा रिलेशन अटैच्ड। तो बच्चों के लिए मम्मी इतना काम देते हैं, इतना, अरे काम देते हैं वही तो क्रिएटिविटी है। नहीं काम देंगे तो क्या तो बच्चे करेंगे और क्या आप करेंगे, वो उस चीज को समझते हैं। तो बच्चों में भी मैं यही कहती हूँ कि अपने लक्ष्य को निर्धारित करो। सबसे बड़ी बात, सकारात्मक सकारात्मक सोच रखिए, धैर्य रखिए, और अपने छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए। एक दिन में कोई भी पहाड़ को नहीं खोद सकता है, लेकिन धीरे धीरे यदि हम करेंगे तो वो जरूर पूरा होगा। कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरियावत जाते सिल पर परत निशान। जब पत्थर पर रस्सी के निशान पड़ सकते हैं, तो मनुष्य तो एक जीता जागता प्राणी है, उसके मस्तिष्क में क्यों नहीं बात आएगी। सोच को सामने रख के मैं ये कहती हूँ कि हर बच्चे को, हर व्यक्ति को, चाहे वो जॉब में है, उसको अपने लक्ष्य का पता होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। हमारे पास सर इतना काम होता था। देखिए, मैं अपने जीवन से रिलेटेड ही बात करूंगी। प्रिंसिपल का काम सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में बहुत ज्यादा होता है। केवल एडमिनिस्ट्रेशन देखना नहीं, पब्लिक स्कूलों में केवल एडमिनिस्ट्रेशन है, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स में बहुत काम है। सफाई का भी देखना है तो प्रिंसिपल ही देखिए, कोई विजिट पर आता है, कहीं जाले लगे हैं, कहीं डस्टबिन नहीं है, या वॉशरूम खराब है, तो वो सारी चीजें हमारी ड्यूटी होती थी। उन चीजों को हमें सामने रखना है। बच्चों की पढ़ाई भी करवानी है, एग्जाम भी करवाना है, एडमिशन भी हो रहे हैं, एक्टिविटी भी हो रही है, ढेर सारे काम। फाइनेंस भी हमें ही देखना है, जितने फंड्स आते हैं उन सबको यूटिलाइज करना है, अच्छे ढंग से करना है, रिक्वायरमेंट क्या है।
फिर पेरेंट्स को भी सेटिस्फाई करना है, पेरेंट्स मीटिंग करनी है, टीचर्स का इतना बड़ा स्टाफ, 150 लोगों का स्टाफ, उनको भी सेटिस्फाई करना है। बहुत बड़ा काम होता है। लेकिन उनको एक तो टीम वर्क के साथ करें। अपने ऊपर सारा क्रेडिट कभी नहीं लेना चाहिए। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप में टीम के बिना कुछ भी नहीं होता। हम योजनाएं बनाकर कागजों में रख सकते हैं, लेकिन टीम यदि हमारे साथ है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं अपने बच्चों का क्रेडिट अपने टीचर्स को और बच्चों को ही देती थी। कुछ भी पोजीशन आती थी, स्टेज पर खड़े होकर मैं उनके लिए क्लैपिंग करवाती थी, और मैं ये कहती थी कि तुम्हारे लिए मैं सब चीजों की हाँ लेकर आ जाती हूँ कि हम कर लेंगे। हमें कोई भी काम दिया जाता था, कोई भी चार्ज हेडक्वार्टर से, कि मैम ये काम कर लेंगे सर, कर लेंगे मैम। तो ये आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच की ही बात है, जो कि हर इंसान में होनी चाहिए। नहीं नहीं, बहुत खूब, आपने बहुत अच्छा से प्रकाशी जी बताया कि जितना भी, पहला तो ये है कि लक्ष्य निर्धारण, और लक्ष्य निर्धारण बहुत जरूरी है। और मैं भी, ये जो मेरा भी एक्सपीरियंस ये रहा है कि जब लक्ष्य निर्धारण होता है, तो मेरा तो ये मानना है कि जब आपके सामने लक्ष्य होता है तो तब बहुत सारी आप बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल। क्योंकि मैं ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स जानता हूं कि जिनका लक्ष्य था, एक माँ थी जो कैंसर से पीड़ित थी, लेकिन वो कैंसर से पीड़ित थी और उसका 2 साल का बच्चा था। तो उसने अपने आप को ही सकारात्मक अपना ये बोला कि नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। वो उसको उसने कैंसर को भी बीट किया, और 20 साल तक, जब तक कि उसका बेटा कॉलेज तक नहीं आ गया, तब तक वो लड़ती रही यही, कि क्योंकि उसके सामने एक लक्ष्य था। तो लक्ष्य की तो जैसे आपने बताया बहुत ही जबरदस्त पावर है। और जैसे आपने सकारात्मक सोच की बात की, तो हर एक में, जैसे आपने बताया कि आई कैन डू इट, तो इस शब्द में ही बड़ी पावर है कि आई कैन डू इट। ये वाला जब हम शब्द बोलते हैं तो हमारे अंदर से ही एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। जब हम बोलते हैं कि आई कैन डू इट, वो एनर्जी हमारा, वो एनर्जी का प्रभाव आता है। जैसे मैं कहूँ नहीं यार ये तो मैं नहीं कर सकता, तो एनर्जी बिल्कुल डाउन लगती है। लेकिन जैसे ही लगता है आई कैन डू इट, तो वो एक एनर्जी आती है, और फिर यूनिवर्स भी जो है वो सब हमारे जो है, अगर हम आई कैन डू इट करके, तो बाकी करवाना तो उसने ही है, तो वो सारी चीजें भी हमारा निकाल लेता है। और आपने धैर्य की भी बहुत बढ़िया बात की कि हाँ जी, धैर्य जो है, लोगों में अगर धैर्य रहेगा तो हो सकता है कि असफलता मिले आज, आज वो असफल हैं, लेकिन उसमें भी, असफलता में भी हो सकता है कि कुछ बड़ा काम उन्होंने करना हो। जैसे कि मैं आप एग्जांपल लूंगा कि मैंने 4 बार आईएएस का अटेम्प्ट लिया। जी। आईएएस की परीक्षा के लिए मैंने 4 बार अटेम्प्ट लिया, लेकिन चारों बार मेरा नहीं हुआ। लेकिन ये था कि कोई बात नहीं, कि उसके अलावा उस समय बुरा तो लगता है, बहुत खराब लगता है, लेकिन कुछ और बेहतर जो है यूनिवर्स ने मेरे लिए लिखा है। एक्चुअली तो सर। इसीलिए हमारा जो है वो असफलता जो है, वो असफलता हमें यूनिवर्स की भी तरह से एक इंडिकेशन है। एक बोलते हैं ना, इंडिकेशन की, नहीं ये शायद हमारे लिए नहीं, इससे बेहतर हमारे लिए है। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा प्रकाशी जी, एक ये चीज आती है कि एक आत्मनिर्भरता और ये आत्मविश्वास, ये दोनों चीजें थोड़ा सा इंटर रिलेटेड हैं, या ये इसमें क्या फर्क क्या है, थोड़ा इसमें थोड़ा बताइए। देखिए सर, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों का घनिष्ठ संबंध है। जब हम अपने ऊपर विश्वास करेंगे तभी हम आत्मनिर्भर बन पाएंगे। जैसे आपका ये एग्जाम्पल अभी हम लेते हैं, आईएएस की परीक्षा आपने दी, 4 बार आपने अटेम्प्ट किया और फाइनल तक नहीं पहुंच पाए। यदि उस टाइम आप निराश हो जाते, आत्मविश्वास को छोड़ देते, तो आज इस मुकाम पर नहीं पहुंचते। शायद कोई आईएएस भी इस मुकाम पर नहीं पहुंचता जितना आज के दिन आप प्रसिद्ध हैं, जितना कर रहे हैं समाज के लिए, अपने लिए, बहुत चीजों के लिए आप जितना कर सकते हैं। आईएएस के पास इतना टाइम ही नहीं होता है। आपने बहुत अच्छी बात कही है ये। हम ऊपर की सीढ़ी के लिए सोचें जरूर, उड़ान हमें जरूर लेनी चाहिए, लेकिन उसमें यदि हमें सफलता नहीं मिलती है तो निराश होकर हमें बैठना नहीं चाहिए, और कुछ ना कुछ हम जरूर कर लेंगे। ये सोच हमारे बच्चों में, हमारे युवा वर्ग में जरूर होनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि तैयारी हम किसी लेवल की करते हैं। मेरी छोटी सिस्टर हैं, लॉयर हैं, उनका बेटा है, जुडिशरी की तैयारी की उस बच्चे ने, और बहुत इंटेलिजेंट बच्चा, कम से कम
8-9 बार वो बच्चा रिटर्न एग्जाम पास कर चुका, मेरिट में भी आ गया, लेकिन इंटरव्यू का आपको पता है, कुछ नहीं कह सकते हैं। एक बेटा है उनका बस। उस चीज को उसने, मन पे तो बहुत लगती है। मेरी सिस्टर बड़ी निराश हो गई। मैंने उसको समझाया कि ऐसे नहीं करना है, और बहुत कुछ है दुनिया में, कोई ये थोड़ा ही है, खुद लॉयर हो तुम, अपने उसमें लेके जाओ, बहुत अच्छा लॉयर बनेगा ये। कहती है मैं ये नहीं करवाऊंगी। तो मेरा छोटा बेटा है, उसका फ्रेंड है, उसने एकेडमी खोल रखी थी। एक दिन वो उससे मिलवाने लेके गया, और आप यकीन नहीं करोगे, गुड़गांव की टॉप मोस्ट एकेडमी, दो उनके वो थे, उसने दोनों उस बच्चे को दे दी कि अभिमन्यु तुम संभालो इसको। और वो इतना अच्छा काम कर रहा है, उसको जरूरत ही नहीं है उस चीज की। तो ये चीजें कई बार, ये आत्मनिर्भरता यहाँ पर आती है, क्योंकि कॉन्फिडेंस बच्चे में बहुत था, ऐसा नहीं है। सबको होता है भी, जुडिशरी में जाने का एक नाम है, जज है, इसी तरह आईएएस का भी एक नाम है, लेकिन इससे अलग भी हटकर है कुछ है। भगवान ने सबको कुछ ना कुछ बनाने के लिए अपने बनी हुई है। मैं शायद, मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे होंगे। मैं यूपीएससी जब मैंने पास किया, हमने तो नाम भी नहीं सुना था, क्योंकि हम तो ग्रामीण परिवेश में पले बड़े थे। और मेरा सिलेक्शन हो गया। मेहनत की मैंने, मेहनत सभी करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम भगवान की मर्जी को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, कि जो उनकी इच्छा है। तो हमें निराश तो होना ही नहीं है। और आत्मविश्वास जहां पर होगा, एक अपने ढंग से बंदा पढ़ाई करेगा। बच्चे हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, या जैसे जैसे 10th 12th में आ जाते हैं, सबका पढ़ाई करने का अपना ढंग है। एक बच्चा रात को लेट तक जाग सकता है, एक मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठकर पढ़ सकता है। तो हमें दूसरे की तरफ नहीं देखना है, मैं किस तरह से कंफर्टेबली अपना काम कर सकता हूँ। वो आत्मनिर्भरता की ओर हमें लेकर जाएगा। अपने ऊपर, अब बच्चा चलना सीखता है, माँ उसको सामने दिखाई देती है, डगमगाते कदम उसके अपने हैं, कॉन्फिडेंस अपना है उसका, आत्मविश्वास उसका अपना है, और उसी से स्टेप बाय स्टेप वो आत्मनिर्भर बनता जाता है। और इसमें आपका आत्मनिर्भर जब हम बनते हैं और जब आत्मविश्वास, ये दोनों चीजें, उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है साथ में ये भी है कि जिम्मेदारी लेना। जिम्मेदारी। कि कई बार हम जो है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते। जो हो रहा है मेरे साथ खराब ही क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, इस तो तरह की सोच। नकारात्मकता आ जाती है, नकारात्मक विचारों को हमें साइड बाय करने का प्रयास करना चाहिए। और वो धीरे धीरे होता है सर, मानसिक और शारीरिक दोनों स्थितियों पर हमें कंट्रोल करना होगा। तो वही अगर मैंने जिम्मेदारी ली तो फिर वही है कि वो बोलते ना, एक कोट मैंने पढ़ा था कि जिसमें था कि एवरीथिंग दैट इज नॉट हैपनिंग इन माई लाइफ इज माई फॉल्ट। जैसा भी जी मैं जी चाह रहा हूं वैसा अगर नहीं हो रहा तो वो मेरी गलती जी। है। तो इसका मतलब ये है कि जब मैं ये मान लेता हूं मेरी गलती है तो उसमें मैं सुधार करता हूं, और जब मैं सुधार करता हूं तो बेहतर हो जाता हूं। और जैसे जैसे मैं बेहतर हो जाऊंगा वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे आत्मविश्वास बढ़ेगा वैसे वैसे हमारी जो है, हम आत्मनिर्भर भी साथ में होंगे। तो प्रकाशी जी, इसमें आत्मविश्वास को बढ़ाने के, जैसे मैंने पहले भी आपसे चर्चा की कि बहुत ऐसे हैं कि जिसमें बहुत कमी है, तो कुछ आसान तरीके हैं आत्मविश्वास बढ़ाने के। देखिए सर, सबसे पहले तो हमें अपने आप को समझाना पड़ेगा। इसमें हमारे मानसिक प्रवृत्ति और शारीरिक दोनों पर होना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि हम ये सोच लेते हैं कि ये बात तो हो गई कि मैं ये नहीं कर सकता या कुछ, वो बात तो एक साइड है, कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। क्लास में क्या होता है था, मैं स्कूल का ही एग्जांपल आपको लेकर दूं, 60 बच्चे हैं या 50 बच्चे हैं, कई बच्चे जिनको सब कुछ आता होता, वो भी चुपचाप बैठे देखते रहते। वो ये सोचते, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरी आवाज स्पष्ट नहीं है, मेरा रंग सांवला है, मेरी हाइट कम है, मैं गरीब घर का हूँ, चुपचाप कोने में बैठे रहते हैं। तो समाज का एक बहुत बड़ा रोल है वहां पर। समाज हमारा स्कूल में आ जाता है, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है। बचपन में घर में भी ये चीज सिचुएशन देखने को मिलती है। दो बहन भाई होते हैं, कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए। सबकी अपनी क्वालिटीज हैं, सबकी अपनी कुछ लिमिट्स। क्या होता है मोस्टली घरों में,
छोटा जो बच्चा होता है मोस्टली वो ज्यादा एक्टिव होता है, और बड़ा बच्चा फिर ये सोचता है कि इसी की प्रेज कर रहे हैं, वो साइड बाय हो जाता है। ये लगभग घरों में हमने देखा है। उस चीज को हमें कट करना चाहिए। पारिवारिक परिवेश की मैं बात करूं तो, और यही स्कूल की बात है। टीचर्स क्या करते हैं, चार पांच बच्चे जो इंटेलिजेंट होते हैं उनको आगे रखते हैं, उन्हीं से रीडिंग करवा ली, उन्हीं से ये काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो। मैं प्रिंसिपल थी तब भी मैं यही कहती थी कि काम सबको दो। जब तक उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालोगे तब तक वो नहीं कर पाएंगे। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं डिप्टी डायरेक्टर थी तो हमारे प्रमोटेड प्रिंसिपल आते थे, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, और वो सीधे क्लासरूम से वहां पर आते थे। वो टीचर थे, उनको बेचारों को पता नहीं। मैं थोड़ी सी स्ट्रिक्ट रही हूँ, ऑफिसर भी और प्रिंसिपल भी, और एज ए टीचर भी सॉफ्ट एंड स्ट्रिक्टनेस दोनों थी मेरे अंदर। मुझे काम से मतलब था। किसी की समस्या है तो सबको पता है कि मैम के पास जाएंगे तो समाधान मिलेगा, लेकिन मुझे काम चाहिए। अब वो डरते थे नाम से ही कि छिलर मैडम हैं, और ऐसे आते थे तो वो डर के बाहर ही बैठ जाते थे कुछ काम के लिए। मेरे ओएसडी बताते मैम वो टीचर है। मैंने कहा आने दो, मैं सच बता रही हूँ, मैं अपनी प्रेज नहीं करूँ। ऐसे कांपते हुए से आते थे। मैंने कहा बैठो, पहले पानी पिलाओ भाई इनको। अब मैंने कहा भैया बोलो, मेरे ऑफिस में तुम आए हो, यहाँ पर तुम मेरे हो। मैं तुम्हारे स्कूल में आऊंगी तो वहां पर मैं, तुम्हारा स्कूल है वो, वहां पर मैं काम देखूंगी। तुम्हारी समस्या है, खुल के बताओ मुझे। बताते थे। फिर धीरे धीरे कोई मीटिंग रखी हमने उनके स्कूल में, पहले ही 2 दिन पहले, भाई तुम्हारे स्कूल में मीटिंग है, सब कुछ चाहिए मुझे, साफ सफाई ये वो, और कोई भी रिकॉर्ड देख सकते हैं। आप यकीन नहीं करोगे सर, इतना अच्छा उनका मैनेजमेंट, सारा स्कूल चमकता हुआ, बच्चे ऐसे वेल सेटल्ड, मतलब काया पलट देखी है मैंने उनकी, क्योंकि हमने उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली। ये आत्मविश्वास को बढ़ाने के तरीके होते हैं। तो ऐसे प्रकाशी जी, जैसे आपने बताया कि कई बार जैसे है कि चार पांच अच्छे स्टूडेंट्स हुए, टीचर ने उसी से रीडिंग करवा ली, उसी से काम करवा लिया, ये करवा लिया, लेकिन जो बच्चे जिनको जानकारी भी पूरी होती है तो उसमें फिर भी वो, मतलब मैं देखने में सुंदर नहीं हूँ या वगैरह वगैरह, वो जो आप में आप से जो बोलना, अपने आप से जो बातचीत होती है, तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि बाहर वाले लोग कैसे कहते हैं। जैसे कि अगर स्कूल में बाहर क्या कहता है या परिवार में सब लोग क्या उसे कहते हैं, बल्कि अंदर का जो सेल्फ आर्गुमेंट है, इंटरनल जो आर्गुमेंट चलता है, वो पॉजिटिव होना बड़ा जरूरी है। कि अगर मेरे आसपास सब नेगेटिव है लेकिन अगर मैं पॉजिटिव हूं तो मुझे मतलब कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर आसपास सब पॉजिटिव है और मैं नेगेटिव हूं तो मेरा कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह की सोच जो है, अपने आप से बात ना हो, जैसे आपने बताया कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं गरीब हूं, मैं, तो ये वाली जो करिकुलम है अपने आप से, ये करिकुलम आपको नहीं लगता कि हमें स्कूलों में तो बस पढ़ाइयाँ हैं, मैथ्स में, इंग्लिश में, साइंस में, इसमें नंबर कितने आए वो इंटेलिजेंट है, आपको नहीं लगता कि इसको भी करिकुलम का भाग बनाना चाहिए, जो अभी तक शायद नहीं है? क्योंकि मुझे जहां तक नॉलेज है, ये इस तरह के या तो वेबिनार, स्पेशलाइज सेमिनार्स में ही ये वाली चीजें डिस्कस होती हैं। स्कूल लेवल पे आपको नहीं लगता कि ये होनी चाहिए ये चीजें? बिल्कुल होने चाहिए। शिक्षा पद्धति सर, वही मैंने पहले भी कहा कि कुछ चीजें ओनली पेपर्स पर लिखी जाती हैं और फाइलों में बंद हो जाती हैं, क्योंकि वहां पर जो नीति निर्धारक हैं वो उस चीज से जुड़े हुए नहीं होते हैं। शिक्षाविद हाई लेवल के बैठे होते हैं। हम प्रिंसिपल बनते हैं या डिप्टी डायरेक्टर बनते हैं, हम कभी टीचर रहे हैं, इसलिए हमें उस चीज का पता है। जो बेसिक बच्चों की प्रॉब्लम है वो टीचर को जितना पता होगी वो ऑफिसर को सर नहीं पता होगी। डिप्टी डायरेक्टर तक तो है, डायरेक्टर आईएएस आता है हमारा। डायरेक्टर को अपने स्कूल टाइम का पता होगा, अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हैं डिप्टी डायरेक्टर, तो उनको, हम मीटिंग में जाते थे, ये चीजें हम लिख के उनको देकर आते थे। लेकिन आगे नीतियां जो बनती हैं वो आईएएस ही निर्धारित करते हैं, आपको अच्छे से पता है। फिर भी स्कूल्स के लिए मेरा तो एक मैसेज ही मैं कहूंगी, जहां भी मैं रही हूँ, चाहे मैं टीचर रही या प्रिंसिपल रही या मैं
डिप्टी डायरेक्टर रही। मैं यही कहती थी प्रिंसिपल्स को भी और टीचर्स को, मैं ये कहती हूँ कि पढ़ाई एक साइड है, क्लास में जाते हो अपने बच्चों को पहले 2 मिनट का नैतिक शिक्षा जरूर बताइए। स्व से मिलना, अपने आप को पहचाने, अपने आप से बात तो करें। मैं कविताएं लिखती हूँ, कई बार मैं लिखती हूँ इस तरह की चीजें कि कभी बैठिए तो सही, अपने आप को पहचानिए तो सही, आप हैं क्या। कितनी बातें हैं ना मन में, कितने शब्द हैं, ऊपर से नीचे तक अपने अंदर झांक कर तो देखिए, गुणों का भंडार हैं आप। हमारा भी यहाँ पे इस पॉडकास्ट के जरिए हमारा एक ये रिक्वेस्ट रहेगी कि चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे जो भी चीजें हैं, कि क्योंकि इसका हमने ये भी देखा है कि जो जिसका आत्मविश्वास होता है या सकारात्मक सोच है या धैर्य है, ये वाली चीजों पे जो है हमें एक्टिविटीज या इस तरह का करिकुलम में काफी सारी चीजें उसमें डाली जाएं, तो जिससे कि अगर आदमी के नंबर, अगर बच्चे के नंबर कम भी आए कोई बात नहीं, लेकिन उसके आत्मविश्वास में कभी कमी ना आए। तो ये वाली चीजें हम अनुरोध कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जब सरकार भी ये वाली नीतियां बनाती होगी तो कुछ ना कुछ ये सर्वे लेती होगी, सर्वेज में ग्राउंड रियलिटीज हाँ, डेफिनेटली देखती होंगी। तो वो चीजें हैं, लेकिन उसमें जो है ये करिकुलम में भी वो थोड़ा सा इसमें और ध्यान देने की जरूरत है। बाकी प्रकाशी जी, जो सफलता और आत्मविश्वास क्या इंटर रिलेटेड हैं या अलग अलग चीजें? बिल्कुल इंटररिलेटेड है सर। आत्मविश्वास जिस व्यक्ति का होगा वो सफल जरूर होगा, एक क्षेत्र में नहीं तो दूसरे में होगा। ऐसा नहीं है कि एक चीज तक उसने अपने आप को सीमित रख लिया है। उसके लिए उसको सबसे पहले मानसिक रूप से प्रबल बनना पड़ेगा। शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान तो रखना ही रखना है, लेकिन सोच को उसको जरूर बदलना है। और उसके लिए उसको तनाव रहित होकर काम करना पड़ेगा। पहले दिन से ही वो यदि सोचने लग जाएगा कि मुझे आईएएस बनना है और मैं तो पता नहीं बन पाऊंगा या नहीं, या मैं तो टीचर बनना था मुझे तो, और मैं तो एसएससी में सिलेक्ट हो गया और मैं तो क्लर्क बन गया। क्लर्क के बाद भी बहुत लाइनें हैं, उसमें क्या पता। टीचर में आप प्राइमरी टीचर का 15 साल में प्रमोशन होता है, आप एक क्लर्क एलडीसी अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो 4 4 साल में प्रमोट होकर आप एसओ बन जाते हैं। 15 साल में तो गजटेड ऑफिसर की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, वहां पर आप एक टीजीटी बनेंगे। तो ये सोच हमें रखनी चाहिए। ये हमारा एक बहुत बड़ी चीज है। मानसिकता हमारी जब तक परिवर्तित नहीं होगी, दूसरी चीज हम दूसरों की तरफ ना देखें। समाज में ईर्ष्या का भाव बहुत ज्यादा है और परिवार में ईर्ष्या ज्यादा होती है। कजन्स में है, परिवार में रिश्तेदार हैं, पास पड़ोस है। मैं मोस्टली, देखो मेरे परिवार में मुझे सभी बहुत मानते हैं। बच्चे हैं मेरे, भतीजियों तक के भी बच्चे हैं, वो भी मैरिड हैं, बड़े भाई हमारे काफी बड़े हैं। तो सभी मेरे से पूछेंगे कि उनसे पूछ लीजिए, ये कर लीजिए। मैं बच्चों को यही कहती हूँ कि 2 4% नंबर से कुछ नहीं होता है। उस चीज को मत वो करो। अच्छे हाईली क्वालिफाइड हैं बच्चे, 90 से अबाव मार्क्स लेते हैं। 90 आ गए तो भी वही बात है, 97 आ गए हैं तो भी वही बात है। लेकिन जीवन में अपना एक टारगेट जरूर रखो कि हमें करना है कुछ। आपने तैयारी की, लॉ में चल रहे हैं, उस फील्ड में आप अच्छा करो। जिस फील्ड में जाते हो उसको अपने करियर को बनाने के लिए मजबूती दिखाओ। और वो डिप्रेशन में मत आओ कि उसका बच्चा तो इतना कर गया और मेरा तो इतना रह गया। कोई बात नहीं, तुम क्या पता उससे आगे निकल जाओ। जितना हमें हमारे पास है उसको अपनी अच्छी आदतों में विकसित करके उसको और बढ़ाओ। दूसरे की तरफ मत देखो कि इसने तो इतना कर लिया, मुझे वो मिला ही नहीं। कई बार बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं सर, दूसरे को सोच सोच के। क्लास में जो टॉपर बच्चे होते हैं, मोस्टली ऐसा मैंने देखा है। एक बार सेंटर पड़ा हुआ था मेरे स्कूल में, 12th क्लास का। तो एक दूसरे स्कूल का बच्चा था, 12th क्लास की टॉपर लड़की, उसने पेपर फाड़ दिया। इंग्लिश का पेपर था। टीचर आई, इन्विजिलेटर थी, कहती है मैम बच्चे ने पेपर फाड़ दिया। अब पेपर फाड़ देना अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत कदम है। उसको पेपर आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर? आंसर शीट फाड़ दी उसने।
अनफेयर मीन्स की कैटेगरी में डाल देना पड़ता है। अब मैंने उसके स्कूल की प्रिंसिपल को फोन किया, बुलाया, बच्चे से पूछा, बच्चा रोए जाए, 12th की लड़की काफी होगी। मैं उसको अलग रूम में ले आई, सब टीचर्स को मैंने हटा दिया। मैंने कहा बेटा मुझे बताओ आपने पेपर क्यों फाड़ा। कहती है कि मैम मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए और मैं टॉपर हूँ। सर मैंने उसको बड़ा समझाया, मैंने कहा एक बात बताओ, 2 क्वेश्चन में आपके ज्यादा से ज्यादा 10 नंबर कट जाते। अब तो आपने पेपर को खराब कर दिया। अनफेयर मीन्स का मतलब आप चीटिंग कर रहे थे। अब इस पेपर का मैं क्या करूं? मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे तो मरना है। उस समय की जो सिचुएशन होती है सर, बहुत मुश्किल होती है। उसके प्रिंसिपल आ गए, अब टाइम इतना होता नहीं है, 3 घंटे का पेपर है, 15 मिनट थे बस। मैंने दूसरा पेपर हम दे नहीं सकते, मैंने जैसे तैसे करके उसको अलग से शीट दी। और टुकड़े भी उसने ऐसे किए कि उसको अनफेयर मीन्स के बिना हमारे पास कोई गुजारा ही नहीं था। खैर मैंने कहा तू इसको कर जैसे करके, और मैंने उसको बाद में, मेरी टीचर ने और मैंने उसको पेस्ट करवाया बहुत उससे, और मैंने उसमें नोट अलग से लिखा कि बच्चा थोड़ा डिप्रेशन में आ गया था इसलिए उससे ये गलती हो गई है, इसको प्लीज उसमें कंसीडर ना किया जाए। और सीबीएसई ने मुझे बुला लिया, कहते हैं कि मैम ये नोट आपने लिख के दिया, जबकि इस कैटेगरी का तो वो अलग उसमें बांध के देना पड़ता है हमें पोस्ट करने के लिए। तो मैंने उनको सिचुएशन बताई। रीजनल डायरेक्टर थे सर सीबीएसई में, उन्होंने स्पेशल उस बच्चे को कंसीडर किया, और उन्होंने मुझे भी बड़ा अप्रिशिएट किया कि मैम हम, इस बच्चे की लाइफ आपने बचा ली है। 67 मार्क्स आए सर उस बच्चे के। कोई बात नहीं, वो 90s में था, लेकिन कोई बात नहीं उस बच्चे को। तो इस तरह की जब सिचुएशन आती है, वहां पर बच्चे के अंदर एक मॉरल उसका कभी भी डाउन नहीं होना चाहिए। घर में उसके ऊपर प्रेशर हो सकता है इतना हो, या टीचर्स का भी इतना हो कि तू तो टॉपर है, तू कुछ भी कर सकता है। मैं स्कूल में बच्चों को ये कहती थी तुम सारे बहुत अच्छे हो और सारे अपना बेस्ट करके आओगे, इसलिए कोई स्ट्रेस नहीं लेना, जो आएंगे नंबर आएंगे। तो ये चीज हमें समाज में समझानी, यही जॉब के बारे में है। हम सभी चाहते हैं कि हाई लेवल की जॉब मिले, लेकिन कोई बात नहीं, अगर मीडियोकर मिल गई, मिली तो सही ना। बहुत सारे तो लोग ऐसे हैं जिनको मिलती ही नहीं है। तनाव रहित जीवन जीने के लिए उनको प्रेरक बनना है, हमें प्रेरणा चाहिए। प्रकाशी जी, जैसे आपने ये बताया कि जैसे बच्चा जो था ये टॉपर लेवल का था और उसको डिप्रेशन में आ गया, तो कई बार जहां तक मेरा जो अपना मानना है कि कई बार इसके लिए जो है जिम्मेदार बच्चे से ज्यादा कई बार जो है वो पेरेंट्स ज्यादा होते हैं। कि कई बार बच्चे के पेरेंट्स ने इतनी ज्यादा आशाएं या एक्सपेक्टेशंस बांध के रखी होती हैं कि वो जो है हर बार बच्चा, अच्छा ये 1 नंबर भी कम आ गया तो मतलब कि ऐसे जैसे ब्लंडर हो गया, जी 98 की जगह 97 आ गए तो ये ब्लंडर हो गया। तो कई बार पेरेंट्स और कई बार हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो कई बार है कि वो भी एक प्रेशर में डाल देता है। चलो एनवायरनमेंट की तो हम बाद में बात करेंगे, पहले जो पेरेंट्स का जो रोल है, आपको क्या लगता है कि आत्मविश्वास बनाने में या बिगाड़ने में पेरेंट्स का क्या रोल होता है? बहुत बड़ा रोल है सर। मैंने पहले ही कहा उस बच्चे के लिए भी कि उसके पेरेंट्स का प्रेशर और टीचर्स का और पीयर प्रेशर भी बहुत बड़ा होता है। परिवार सब चीजों का आधार होता है। बच्चा जब जन्म लेता है अपने आसपास से ही तो सीखता है, उसके घर का क्या एटमॉस्फेयर है। आजकल के शिक्षित पेरेंट्स हैं सभी, पैसे की दौड़ में भागे हुए हैं, एजुकेशन सबकी हायर एजुकेशन, एजुकेशनिस्ट हैं सभी, ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग हैं। पहले हमारे आपके पेरेंट्स के पास वो उपाधियां कहाँ थी जो उन्होंने हमें सिखाई, लेकिन उनकी सोच, मुझे अपना याद है मेरी नानी मुझे इतनी बातें अच्छी अच्छी बताती थी, मैं आज भी उन चीजों को कोट करती हूँ छोटे बच्चों के साथ। मैं तो नानी के पास ही रही हूँ। तो माँ बाप का बहुत बड़ा रोल होता है। मदर का तो है ही, मदर तो अभी भी करती हैं। फादर का बहुत बड़ा रोल मानती हूँ मैं। फादर को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरी ड्यूटी ओनली कमाने की है। फैसिलिटी इतनी प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को कि बच्चा उन चीजों में इतना व्यस्त हो जाता है, उसको ठीक है पढ़ाई भी चाहिए, लेकिन कम नंबर आए तो उसको उसको लालच दे दिया जाता है, ये हुआ तो तुझे ये मिलेगा। पिताजी की ड्यूटी केवल यही है कि मैं पैसे कमा के लाता हूँ, ऐश करवाओ बच्चों को, पढ़ाओ तुम या देखना तुम्हारा काम है। हर पेरेंट्स को
फादर डेली नहीं बैठ सकते, वीक में 2 से 3 बार अपने बच्चों का फ्रेंड बन के उनके साथ बैठना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो किशोर अवस्था के हैं, चाहे वो युवा वर्ग के हैं। सर, आप यकीन नहीं करोगे, मेरा बेटा पायलट है, 40 साल की एज है उसकी। आज भी जो समस्या मेरे से बैठ के डिस्कस कर लेगा और किसी से नहीं करेगा। ऐसा ही छोटे का है किसी भी बात पे, और मैं भी उनके साथ कंफर्टेबल इसी तरह से हूँ। पापा को भी करते हैं इन्वॉल्व, ऐसा नहीं है, लेकिन उनको ये है कि मम्मी के पास बैठ के इस समस्या का समाधान है। ऑफिस की है, बाहर के हैं, पेशेंट के हैं, ऐसे ही मेरी बहुओं का भी है। हस्बैंड का ये है कि कोई भी बात होगी उनको हम अच्छे तरीके से यूं बताएंगे कि भाई ज्यादा इन्वॉल्व इस तरह नहीं करना है कि उनको कोई टेंशन हो। भगवान की कृपा से सारी चीजों का, जैसे ऑफिस की कोई बात है, बच्चों की फ्लाइट से आया, मम्मी आज तो ये इमरजेंसी हो गई, ये हो गई, कोई बात नहीं बेटा। किसी ने पैसेंजर के साथ कोई गड़बड़ कर दी तो उसने कहा कि मैं बड़ा विनम्रता के साथ, मैंने कहा बेटा तुम्हारी पोस्ट ऐसी है, पूरे एयरक्राफ्ट के आप एक तरह से उस टाइम ओनर आप हो। बहुत अच्छा किया आपने कि आप आपसे ही तो सीखी हैं ये चीजें। गुस्सा नहीं करना, कितना भी पैसेंजर की गलती हो उसको दूसरे ढंग से टैकल करना है। बच्चों के लिए भी यही बात है। घर में पेरेंट्स को बच्चों की समस्याओं को दोस्त बनकर पूछना चाहिए, और उनको ये नहीं है कि किसी भी टाइम कोट कर दो कि गुस्से में हम, कि तूने ऐसे किया था इसलिए ऐसा हो गया, तूने ही तो बताया था। वो विश्वास खो देते हैं। वो स्व की जो उसने उगल दिया था इनोसेंट वे में, वो चीज खत्म हो जाएगी सर उस टाइम। तो प्रकाशी जी, पेरेंट्स को इस बारे में अगर अपने आप को जागरूक करना हो, अपने आप को, जैसे मुझे तो ये मेरा ये मानना है कि कई बार हम एक मेरी बेटी के स्कूल में ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था, जब जी। वो जस्ट फर्स्ट में उसका एडमिशन हुआ था। तो वो ओरिएंटेशन में पेरेंट्स को भी बुलाया गया था। और जी। जो मुझे स्कूल की उसी से मैं बहुत प्रेरित हुआ कि बहुत अच्छा लगा कि स्कूल में, क्योंकि ओरिएंटेशन में स्कूल के साथ साथ घर का भी बहुत महत्व है। तो उन्होंने तो एक बार वो ओरिएंटेशन में बस बुलाया, और मेरा ये तब से ये मानना है कि उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम में जो चीजें मुझे बताई गई या जो मैंने सीखी, वो आज तक मेरे माइंड में है कि हाँ जी, बच्चों को ग्रूमिंग में क्या मदद करनी चाहिए। लेकिन आजकल आपका क्या मानना है, क्योंकि आप तो एजुकेशन में मतलब कि एक अच्छी खासी पोस्ट पे भी रही हैं, टीचर भी रही हैं, तो ये ओरिएंटेशन पेरेंट्स का जो है, और वो बस एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें बस किसके कितने नंबर आए, ज्यादा समय नहीं होता, 50 स्टूडेंट्स हैं, फटाफट आना खाना पूर्ति होती है उसमें। तो पेरेंट्स के ओरिएंटेशन के लिए क्या चीज होनी चाहिए, या क्या चीज आप स्कूलों में चाहेंगे कि वो हो, और अगर स्कूलों में ना हो तो कौन से दूसरे तरीके हैं जहां पे ओरिएंटेशन पेरेंट्स अपना कर सकते हैं ग्रूमिंग के बारे में। और खास तौर पे हम कई बार हमारे आपके समय में तो ये होता था कि दादा दादी नाना नानी जो होते थे तो वो बहुत सारे संस्कार हमें डाल देते थे। लेकिन आजकल तो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, तो ऐसी न्यूक्लियर फैमिलीज में एक उनकी एक ही चीज रह जाती है कि बस वो गूगल से चेक कर लें कि क्या करना है। तो कुछ तरीके वो हमें बताइए प्रकाशी जी, कि जिस तरह से अपना ओरिएंटेशन पेरेंट्स कर सकें, जिससे वो सकारात्मक रहें, उनमें डिप्रेशन ना आए, और वो जो है उनमें धैर्य हो। जब ये चीजें उनमें डेवलप होंगी तो बच्चों में ऑटोमेटिकली होंगी। सर देखिए, स्कूल्स का तो नीति निर्धारक हम और आप हैं ही नहीं। वो तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं या उनको गाइड कर सकते हैं, कुछ टीचर्स करते भी हैं, बुलाते हैं अपने लेवल पर। जैसे लास्ट वर्किंग डे स्कूल्स में हाफ डे होता है, बच्चे चले जाते हैं, उसके बाद टीचर्स स्कूल में होते हैं। तो जो मेरे जैसा प्रिंसिपल होता है थोड़ा सा इस तरह की चीजों में, या और टीचर्स भी होते हैं हमारे इस तरह के, वो 5-7 पेरेंट्स को बुला के उनको इस तरह की बातें बता देते हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही है, जब एडमिशन होता है उस टाइम स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन इनका होता है, ये साल में कम से कम 3 बार होना चाहिए। हर 3 महीने के बाद बच्चों की प्रोग्रेस के लिए जैसे जाते हैं, तो एक हाफ एन आवर का कर दें बस, ज्यादा नहीं तो उसमें 1 आध घंटे में कुछ नहीं फर्क पड़ता है। और ये भी बात आपने बहुत अच्छी कही कि उस समय कही हुई बात का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है पेरेंट्स पर भी। जैसे मैंने बताया अभी कि अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली वे में सप्ताह में 2 से 3 बार पिताजी को जरूर बैठना चाहिए, क्योंकि
पिता का दर्जा घर में जो होती है ना, उनकी वैल्यू अलग होती है। मदर के साथ तो वो लड़ भी लेंगे, गुस्सा भी कर लेंगे, कभी माँ ने कर लिया कभी बच्चे ने, लेकिन फादर ने एक बार डांट दिया तो वो बच्चे के माइंड पर बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इसी तरह बच्चे को समझाने का भी पिताजी का बड़ा प्रभाव पड़ता है। और इस तरह के जो आपकी और हमारी बात हो रही है, इस प्रकार के मंच ये बड़े लाभकारी रहेंगे। कभी करेंगे हम चर्चा, आप और हम ही एक किसी दिन एक वेबिनार और कर लेते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उसमें अच्छे सुझाव देने का प्रयास करेंगे जो दैनिक जीवन से संबंधित हैं। यूट्यूब पे भी आप देखते हो कि पता नहीं मैं अपने लिए क्या कहूँ, पर बहुत सारी चीजें सार्थक नहीं है। लोगों को अपनी बात कहना आता नहीं है। प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना रखे हैं, लेकिन किसको कितना समझ आता है वो समझाने की प्रक्रिया नहीं है सर। क्योंकि अनुभवहीन लोग हैं वो, यूट्यूब चैनल पे या उस पे अपना पैसा कमाने के लिए कि इतने हमारे समर्थक हो गए हैं, ये हो गए हैं, उस उद्देश्य से ये काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से नहीं करते हैं। हमने इतने साल की जॉब कर ली है, वैसे भी परमात्मा की कृपा है, हमें कोई वो नहीं चाहिए। आप भी मेरे विचार से उसी लेवल पर हैं। तो समाज सुधार का मैंने आपके लिए एक विशेषण पहले ही कहा कि आपका जीवन का उद्देश्य भी समाज सुधार करना ही है। अब मैं, पार्क है मेरे घर के सामने ही, शाम के टाइम बच्चों के साथ पार्क में, गर्मी की छुट्टियां होती हैं या वैसे तो एकेडमी में जाते हैं बच्चे स्केटिंग वगैरह के लिए, लेकिन मैं कई महीने इधर ही जाती रही तो सारे जो हमारे सोसाइटी के बच्चे, कम से कम 20-25 बच्चे सारे आ जाते थे, दादी 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 करके। चाहे वो कुक के बच्चे हैं, चाहे वो गार्डनर के हैं, सारे हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं, उनके भी सबको मैं दिखती थी। 2-4 दिन लगे उनको कि भाई बच्चों के आंटी आई हुई हैं। मैं उनको 5-7 मिनट अच्छे से पहले तो समझाती थी, क्या क्या करते हो बताओ मुझे, क्या क्या किया आज, किसकी मम्मी ने क्या क्या बोला, किसके पापा ने क्या क्या, दादा दादी से कब बात की, नाना नानी से कब की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो उनको नहीं भी किसी ने की, वो घर जाके बताएंगे जरूर। फिर मैं उनको खेल खिलाती थी, मैं रेस करवाती। पहले उनको इंडिविजुअल करवाती, एक एक बच्चा दौड़ रहा है, टाइमर लगा दिया और उत्साहित हो गए वो, किसी का 24 सेकंड में, किसी का 30 में। जो बच्चे पीछे रह जाते हैं उनका 1-2 सेकंड और बढ़ा देती कि भाई इसने कम में किया है। तो वो बच्चे बड़े खुश, फिर उनको सबको एक ज्वाइंट उसमें रेस करवाती। और फिर मैं उनसे गाना, कोई तितली उड़ी, ये पंख लगाकर मैं उड़ूं आसमान में, गाते हैं हम। फिर मैं उनको कहती चलो आज की सेल्फी लेते हैं। तो वो बच्चे, सच बता रही हूँ मैं, इतने खुश, आत्मविश्वास की ही बात कर रही हूँ मैं। छोटे छोटे बच्चे जो लेबर वर्क के हैं, उनको ये लगता कि भाई पता नहीं ये हमें शामिल करेंगे ना। अनुज आ जाओ तुम, इधर आ जाओ, ऐश्वर्या आ जाओ। एक लड़की है, कुक की लड़की है सर, इतनी इंटेलिजेंट लड़की, इतनी फास्ट लड़की, मैं बता नहीं सकती। उसको मैं आगे खड़ी कर देती, अब ऐश्वर्या करवा लेगी। कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाता है बच्चों का। छोटा बच्चा मेरा सब्जी वेंडर है, वो आता है, उसका बच्चा कहता है 3 दिन दादी नहीं आ रही है, अब मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगा। तो ये चीजें उनमें कॉन्फिडेंस लेवल इस तरह से बढ़ सकता है, उनके पेरेंट्स को उम्मीद होने लगी कि आंटी आप तो बहुत अच्छा करवा रहे बहुत खूब, हो। बहुत खूब, बहुत तो खूब। ये चीजें हमें, अब हम रिटायर्ड लोग हैं, फ्री हैं, जिनके पास, मेरे पास तो फिर भी बहुत काम है, कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास है ही नहीं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। कई बुजुर्ग लोग होते हैं, बैठे होते हैं, वो कहते हैं मैडम आप तो इतना बोल देते हो, हमारे से तो ये कोई काबू में ही नहीं आता है। मैं हंसती हूँ उनको, मैं कहती हूँ बस आप बच्चे की पानी की बोतल भी खुद उठा के लाते हो, मुझे ये पसंद नहीं है, इसको दो ना, देव को दो, ये खुद लेके आएगा, क्यों उठाई घूम रहे हो। नहीं ये छोटा है, मैंने कहा छोटा कहाँ है, सेकंड में है, मेरा तो वो बिल्कुल फर्स्ट में अब आया है। वो बच्चा घर से दूसरी बोतल भर के लेके आता है। प्रकाशी जी, हमारी बहुत सारी जैसे अभी चर्चा रही और जैसे समय की हमारी सीमाएं हैं, तो समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए तो आगे हम और भी इसमें डिटेल्स में जो है और चर्चा करेंगे, आपको हम दोबारा आमंत्रित करेंगे। और साथ में एक मैं आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जहां तक आत्मविश्वास की बात है, तो जो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि
आपस में जो संबंध है, पति पत्नी के जो संबंध है या माता पिता के आपस में जो संबंध है, उनका बड़ा गहरा रिश्ता होता है कि बच्चों का जो है वो आत्मविश्वास कैसा हो, उनमें धैर्य कैसा हो, उनमें सकारात्मकता कैसी हो। तो उस बारे में आप अपना क्या रोशनी डालेंगे कि इन संबंधों का आपके जीवन में मतलब ये पॉजिटिव असर रहा, और जिनके जीवन में ऐसे मधुर संबंध नहीं हैं तो वो क्या चीज करें, तो इस बारे में थोड़ा रोशनी डालिए। देखिए सर, घर में पति पत्नी का जो रोल है वो बहुत बड़ा है। एक रथ के दो पहिया होते हैं, दोनों बराबर होते हैं। लेकिन जहां पर यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी जरूर आनी चाहिए। पुरुष एज में तो बड़ा ही होते ही हैं, पति बड़ा है तो उसको वो रिगार्ड देना चाहिए। पत्नी बराबर भी है तो कोई बात नहीं, दोनों में से एक को थोड़ा बहुत अपना बड़ा छोटापन जरूर रखना चाहिए। जहाँ समस्याएं पता है आज के युग में क्यों आती हैं, दोनों बराबर के खड़े हो गए हैं और उसका प्रभाव, क्या दुष्ट प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है। पति ने कोई बात कही, पत्नी ने नहीं सुनी, पत्नी ने कही, पति ने नहीं सुनी। दोनों को ही समझना चाहिए कि हम दोनों मिलकर ही इन बच्चों का काम करेंगे। बच्चे तो दोनों के हैं, लेकिन किसी ने कम कर लिया थोड़ा सा, किसी ने अधिक। बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरा कुछ भी करता रहे और बोले ही ना। तो पिता का भी बहुत बड़ा रोल है। ये नहीं है कि ओनली कमा के ले आया, पैसे दे दिए खर्च करो, या ज्यादा कुछ कहा कि बच्चों ने ऐसा किया तो उसको डांट दिया या उनको बिगाड़ दिया कि तुम्हारी मम्मी तो ऐसे ही करती रहती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक दूसरे के रिस्पेक्ट बच्चों के सामने बहुत जरूरी है, जिससे उनके मन में ये रहे कि हमारे माता पिता हैं और दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सोचते हैं और ये हमारे फायदे की बात कर रहे हैं। यदि आपस में तनाव रहेगा, उनके सामने लड़ाई झगड़ा करेंगे या उल्टा सीधा बोलेंगे, किसी बात को नहीं मानेंगे, तो बच्चे उसका, क्योंकि उनका मन बड़ा नाजुक होता है, कच्ची मिट्टी के बने हुए होते हैं, और उसका लाभ उठाने में वो कहीं पीछे नहीं रहेंगे। उनको ये पता है कि ये बात कहने से मम्मी खुश हो जाएंगी, ये बात कहूंगा तो पापा खुश हो जाएंगे। उस चीज को कट ऑफ करना पड़ेगा। मान लो मम्मी ने डांट दिया उसको, वो तो पापा के पास दुबक कर बैठ जाएगा। मम्मा, मम्मा, मम्मा ने ऐसे किया, पापा ऐसे किया, और उसी टाइम पापा की और मम्मा की भी कोई बात हो गई, तो पापा के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मम्मा ने सच में कहा होगा। या मम्मा की और पापा की कोई लड़ाई हुई, बच्चे ने को पापा ने डांट दिया आके, मम्मा पापा तो बड़े ऐसे, हाँ बेटा हैं ही ऐसे पापा तो तुम्हारे। जहां पर ये बात आ जाएगी वो बच्चा कभी रिगार्ड नहीं करेगा अपने बिल्कुल पेरेंट्स ठीक, का। ये वाली चीजें हैं कि आपके जो है पति पत्नी का जो संबंध है, और मेरा तो ये मानना है कि पति पत्नी खास तौर पे जो है कि बच्चों के सामने तो 100% ये लागू होती है कि बच्चों के सामने तो बिल्कुल ही ना कहें। बल्कि कई बार हम जो है कि सामने, कई बार हम अपने दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने या पड़ोसियों के साथ जब हम बात कर रहे होते हैं, तो तब भी हम हंसी मजाक में भी कई बार हम अपने पति पत्नी का जो है मजाक उड़ा लेते हैं। करना बल्कि चाहिए। वो भी, मेरे हिसाब से उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए, कि वो भी नहीं करना चाहिए। हाँ, वही बात है, जैसे कि मैं एक बात जो मैंने सीखी, वो बहुत अच्छी सीखी, कि जब आपने अप्रिशिएट करना हो तो इतना अप्रिशिएट करो कि जो आदमी मतलब कि ऊपर तक भर जाए। और हाँ, जब डाइजेस्ट अगर ना हो। नेगेटिव वाली बात हो तो शांत रहो। बिल्कुल। नेगेटिव को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम सब मैच्योर लोग हैं, और मैच्योर लोग को मालूम है कि कई कई बार मुझे बहुत जबरदस्त गुस्सा आ गया। तो अब अगर किसी, कई बार मुझे गुस्सा आ गया, कई बार मेरी पत्नी को गुस्सा आ गया, लेकिन उस समय अगर मैं, दूसरा व्यक्ति अगर चुप हो जाता है, तो थोड़ी देर बाद उसको खुद रियलाइज होगा कि मैंने जो है वो गलत किया है। यही धैर्य है। हाँ, ये समझने की बात है, ये धैर्य शब्द वही है, और ये लोगों में आजकल नहीं है। इसका बहुत अभाव है। इसको कैसे किया जाएगा? इसको हम अपने मानसिक, प्राणायाम है, योगा है, फिजिकल एक्टिविटी हम थोड़ी सी करते हैं तो उससे हमारे मन को शांति मिलती है। मानसिकता परिवर्तन, आपने भी पहले वही बात कही कि औरा चारों तरफ है, जो कुछ हम देते हैं वही लौट कर आता है। मैं यदि ये कहूं कि ये मेरे से होगा नहीं,
या गुस्सा ही करते रहे तो वो फिर हमारा माइंड सेट वैसा ही हो जाता है। और दूसरों की नजरों में भी अगर बार बार वो कहेगा आप तो गुस्सा ही करते रहते हो हर समय, आप शांति नहीं रहते हो, आप गुस्सा ही नहीं करते रहते हो, तो वो चीज इतना ऊपर आ जाती है कि ठीक है, इनको कहना यही है तो मैं यही कर लूं फिर। तो इसलिए इन शब्दों का हमें बार बार प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। अभ्यास, अभ्यास की बात यह है कि हम कंट्रोल अपने ऊपर करें, अपने आप में सब सुधार कर लें, दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़े। एक दूसरे का सम्मान करें, अपने ऊपर नियंत्रण रखें, अपनी भाषा अपने शब्दों को सोच समझ कर बोलें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मन में इतना कुछ नहीं होता, शब्द ऐसे कह दिए जाते हैं, वो शब्द खाई बहुत बड़ी कर देते हैं और संबंध विच्छेद होने का कारण बन जाते हैं। क्योंकि वो चीजें गूंजती रहती हैं कि उसने मुझे ये कहा, तुमने मुझे ये कहा। ये जो तुमने कहा वो बात उसको भी पता है कि मेरे अंदर ये कमी है, लेकिन तुमने कह दी इसलिए गलत है। तो इन चीजों पर सर मेरे विचार से थोड़ा नियंत्रण किया जाए तो सामाजिक रिश्ते सुधर सकते हैं। आजकल लोगों में एक चीज और हो गई है, कोई बात नहीं, हो गया तो क्या, सबके घर में तो है, हर घर की यही कहानी है। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि एक से संबंध विच्छेद होने के बाद दूसरी जगह तुम करोगे तो वो क्या अच्छा मिलेगा, क्या पता इससे भी खराब हो। जब तक बहुत आपस में ऐसा ना हो कि भाई निभ ही नहीं सकती, तब तो खींचना कोई अच्छी बात नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। बाकी जब तक रिश्ता ये लगे कि हाँ छोटी छोटी बातों के ऊपर भी क्या बिगाड़ना यार, छोड़ो ना, ये बात भावना अगर मन में आ गई, कोई बात नहीं, चल दोस्त हैं दोनों, इतना ही कहना है सर। दोनों तरफ से ही एकदम वो सुझाव आते हैं और दोनों ही चाहते हैं, कोई नहीं एक दिन में रिश्ता खराब करना चाहता। जब चीजें बहुत ज्यादा हो जाती है, कई जगह तो ये है कि जिद जो है, जिद वर्ड, ये जिद जो है वो इंसान को खराब करती है। वो जिद कह लो उसको या ईगो कह लो, वो ईगो, सारी चीजें हैं, तो वो चीजें तो वो इमोजी हमेशा से। जहां पर आ जाती है कि मैं बड़ा, कि मैं कहाँ कम हूँ, बस उन चीजों पे यही मानसिक नियंत्रण है। यहाँ पर उस टाइम चुप्पी साध जाए, तो सब शांति में वातावरण हो जाए। करेंगे इस पर चर्चा किसी दिन। बहुत खूब, बहुत खूब। तो प्रकाशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे चर्चा करके बहुत अच्छा लगा। और आपने बहुत सारे मुद्दों पे, चाहे आत्मविश्वास हो, आत्मविश्वास है तो वो उसके फायदे आपने गिनवाए, किस तरह से आत्मविश्वास हम आगे बढ़ा सकते हैं, नहीं है आत्मविश्वास तो कैसे पैदा कर सकते हैं, उसमें जो है शिक्षकों का क्या रोल है, पेरेंट्स का क्या रोल है, ये सारी चर्चाएं जो आपने बताई, तो उसको डेवलप करने के लिए जो आपने समय दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप हमारे पॉडकास्ट में वॉइसेस ऑफ इंस्पिरेशन में आप आए, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मैं अंत में एक और जो खुद ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारी, जैसे प्रकाशी जी ने बात की मेडिटेशन की, योगा की, इन सब से जो है हमारा मन शांत होता है। मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सबसे जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी किताबों का बहुत प्रभाव पड़ता है, जिसे हम बिल्कुल सेल्फ बिल्कुल। हेल्प बुक्स बोलते हैं। तो वो अगर किताबें जो है, हम चाहे वो 5वीं क्लास से, 6ठी क्लास से, 7वीं क्लास से हम कैसे आदत डालेंगे, तो पेरेंट्स खुद अगर किताब पढ़ते हैं, अगर 10 पेज भी वो पढ़ते हैं और 10 पेज के कहानी के माध्यम से अगर बच्चों को बताते हैं, क्योंकि पेरेंट्स, जो बच्चे हैं वो नहीं करते कि जो हम कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हम, वो हमें देख, करते हुए देखते हैं। तो वो किताबें पढ़ना जो है बहुत ही जरूरी है। वो 10 पेज, ऐसा नहीं कि मुझे पूरी किताब ही खत्म करनी है, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक, मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप गूगल में टॉप 10 सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करेंगे, तो उसमें से टॉप वाली एक या दो चूज कर लीजिए, उसके 10 पेज आप जो है पढ़िए हर रोज। तो वही में आपका जो है, आपका धैर्य भी बढ़ेगा, आपकी सकारात्मक वो आएगी, पॉजिटिविटी भी आएगी, उसमें आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की क्षमता भी आएगी, और बच्चों को आप अच्छी चीजें भी आप दे सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है अपना एनवायरनमेंट जो है, अगर वही है कि एक मुझे विवेकानंद जी की जो कोट बहुत पसंद है, मुझे वो वाली है कि उन्होंने कोट में लिखा था, इफ यू कैनॉट चेंज द पीपल अराउंड यू, चेंज द पीपल अराउंड यू। तो मुझे बहुत अच्छा है कि जब आप लोगों को नहीं बदल सकते,
तो अपने आसपास के लोगों को नहीं बदल सकते, तो अपने आसपास के लोगों को बदल लो। तो सही बात है। तो बिल्कुल। ये चीज जो है कर सकते हैं। तो एक बार फिर मैं प्रकाशी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप इस पॉडकास्ट में आए, और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं शायद हमने उस पर चर्चा नहीं की, तो हम एक बार आपसे फिर यही गाइडेंस दोबारा आपसे लेंगे कि किसी पर्टिकुलर मुद्दे पे फिर दोबारा हम बात करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पॉडकास्ट के माध्यम से जो है हम लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, और लोग भी जो है इसमें बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी, क्योंकि इस मंच पर आपने आमंत्रित किया और आपने भी बहुत सारे विषयों पर इतना गहन अध्ययन कर रखा है, वो बातें आपने भी हमारे सभी के समक्ष रखी हैं। मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।